रेगुलेशन 142 प्रिकॉशंस व्हेन ए फायर एग्जिस्ट। सबसे पहले फायरी सिम क्या होता है बेटा, उसको समझ लीजिए। फायरी सिम किसको बोलते हैं? फायरी सिम मीन्स अ सिम इन विच ए फायर और स्पॉन्टेनियसिटी एग्जिस्ट इन इट्स वर्किंग्स बिलो ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग विद इन द बाउंड्री और प्रिसिंक्ट्स ऑफ ए माइन। फायरिंग सिम किसको बोलते हैं? ऐसे सिम को हम फायरिंग सिम बोलते हैं जिसमें कि आग है या स्पॉन्टेनियसिटी है, चाहे वो बिलो ग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट वर्किंग हो, लेकिन ये आग या स्पॉन्टेनियसिटी माइन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। तब ऐसे सिम को, कहने का मतलब छोटे से रूप में क्या बोलेंगे आप, किसको फायरिंग सिम बोल रहे हैं? अरे ऐसा सिम जिसमें फायर है या स्पॉन्टेनियसिटी है, उसको फायरिंग सिम बोल रहे हैं। फायरिंग सिम मीन्स अ सिम इन विच ए फायर और स्पॉन्टेनियसिटी एग्जिस्ट इन इट्स वर्किंग्स बिलो ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग lying within the precincts of a mine. Now, we will see precaution when a fire exists. यदि आपके माइन में आग है, मौजूद है, तब आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे? क्यों प्रिकॉशंस लेंगे? आग बहुत खतरनाक है। आग से जलने वाला छोड़ दीजिए, आग से एक्सप्लोजन भी हो सकता है यदि गैसी माइन है तो। आग से CO2 बनेगा, फायर से CO2, उससे सफोकेशन हो सकता है। तब कोल माइंस रेगुलेशन जो है स्ट्रिंजेंट है कि कुछ परिस्थितियों में, 3 परिस्थिति दी आपके रेगुलेशन 142 के सब रेगुलेशन 1 में कि 3 परिस्थितियों में आपको किसी भी आदमी को काम पर नहीं लगाना है। तो फिर क्या माइंस बंद कर देंगे? नहीं, हम कई बार बोले आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको परमिशन लेना होगा। किससे परमिशन लेना होगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से। देखो अब क्या करने के लिए मना करता है और उसके लिए किससे परमिशन लेना होगा। देखो ये देखो, एक अपर सिम बताया हमने, वी वांट टू वर्क हियर, मतलब इस अपर सिम में मैं काम करना चाह रहा हूं। और ये लोअर जो है, लोअर सिम को क्या लिखा है? फायरी लोअर सिम, मतलब लोअर सिम फायरी सिम है। मतलब इस लोअर सिम में क्या है? फायर या स्पॉन्टेनियसिटी है। तो आप अपर सिम में किसी भी आदमी को काम पर नहीं लगा सकते, और यदि इस अपर सिम में काम पर लगाना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेना को। देखिए यही ना लिखा है, नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन ए सिम एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ CIM where ए लोअर सिम हैज फायर और स्पॉन्टेनियसिटी। यदि लोअर सिम में फायर है या स्पॉन्टेनियसिटी है तो अपर सिम में, कहने का मतलब क्या हुआ, ये इतना सा बात का मतलब क्या हुआ कि यदि लोअर सिम में फायर है या स्पॉन्टेनियसिटी है, मतलब फायरी लोअर सिम है, तो अपर सिम में आप, यहाँ लिखा देखिए, वी वांट टू वर्क हियर, इस अपर सिम में आप कोई आदमी को काम पर नहीं ला सकते। ये 1 का ये जो पहली बात लिखा सब के लिए होगा, यहाँ जितने फिगर बनाए, नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन अ सिम एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ CIM वेयर ए लोअर सिम हैज फायर और स्पॉन्टेनियसिटी। ये पूरा कंप्लीट बात हुआ कि लोअर सिम में फायर है तो अपर सिम में आप किसी भी आदमी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। करना है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेने को, इतना सा बात बोल रहे हैं। नंबर 2 फिगर देखिए, मान लो यहाँ पे अपर और लोअर का कोई मतलब नहीं है। मान लो ये हमने अपर सिम है, ये फायरी सिम मान लिया, ये लोअर सिम है, और इन दोनों सिम का कॉमन वेंटिलेशन है, बोथ सिम है कॉमन वेंटिलेशन। तो दोनों का यदि ये फायरी सिम यहाँ पे है, हो सकता है फायरी सिम यहाँ भी हो, तो यदि ये फायरी सिम है, ये फायरी सिम है, तो इसमें आप आदमी को नहीं काम पर लगा सकते। ये वाला जो बात बोला, नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन ए सिम एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ CIM वेयर ए सिम हैज ए कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम विद अनदर सिम ऑन फायर। ऑन फायर विद अनदर सिम ऑन फायर मतलब आग लगी हुई सिम, उसी आग लगी हुई सिम को कोल माइंस रेगुलेशन फायरी सिम बोलता है। यदि फायरी सिम है, एक फायरी सिम है दूसरी नॉन फायरी सिम है, लेकिन दोनों का कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम है, तो आप इस सिम में भी, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ काम करना चाहते हैं, ये जहाँ एरो दिखा रहे हैं यहाँ काम करना चाहते, हम यहाँ पर भी आदमी को काम पर नहीं लगा सकते। यदि ये फायरी सिम और ये जो दूसरा सिम है
इन दोनों का कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम है। तो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दो क्वेश्चन, नंबर 1 लिखा है, इधर नंबर 2 लिखा है। ये देखिए, ये अपर फायरी सीम है, बीच में पार्टिंग है, और ये लोअर सीम है। इस लोअर सीम में मैं काम करना चाहता हूं। तो ये जो आग लगी हुई सीम है और जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूं, उन दोनों के बीच का पार्टिंग लेस देन 10 मीटर है, वो भी हार्ड रॉक बोलता है। पार्टिंग कंसिस्ट ऑफ लेस देन 10 मीटर हार्ड रॉक। क्या बोलता है बेटा? यदि आग लगी हुई सीम और लोअर सीम के बीच में जो पार्टिंग है वो 10 मीटर से कम हार्ड रॉक है, तब इस सीम में आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, यही बोल रहा, बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लो आपका एक ही सीम है माइंस में, ये एक सीम है जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूं, ये आपका कोल सीम है, ये पार्टिंग है, और ये सरफेस पे कहीं पर भी फायर लगा है, कोई कोल हिप में लगा हो, कोल स्टॉक में लगा हो, कहीं बॉयलर में लग गया हो, कोई भी जगह फायर लगा हुआ है आपके सरफेस पे, सरफेस ऑन फायर और स्पॉट सिटिंग है सरफेस पर, और सरफेस और ये सीम के बीच जो पार्टिंग है वो 10 मीटर से 10 पार्टिंग का हार्ड रॉक पार्टिंग जो 10 मीटर से कम है, तो इस सीम में आप काम नहीं कर सकते। काम करना है चाहे यहां करना है, चाहे इस केस में करना है, चाहे इस केस में करना है, चाहे इस केस में, यदि काम करना है तो फिर आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा। ये सब रेगुलेशन 1 हुआ। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? इन एनी वर्किंग माइन, कोई भी चालू खदान में, इन विच फायर इज नोन और बिलीव्ड टू एग्जिस्ट, मतलब यदि किसी चालू खदान में, वर्किंग माइन में आग है, ये मालूम है कि आग है, फायर इज नोन और बिलीव्ड टू एग्जिस्ट, आग है, मालूम है कि आग है, या ये माना जाता है कि आग है वहां पर, तब आपको 2 काम करना है। कितने काम करना है? कब ये 2 काम करना है बेटा? जब आग है या ये हम मान रहे कि आग होने की संभावना है, तब 2 काम करना है। फायर एरिया में हवा जाने से रोकना है। क्या करना है? फायर एरिया में हवा जाने से रोकना है। Adequate steps shall be taken to prevent the passage of air from any part of the mine or from surface through any broken ground into the fire area. आग लगे हुए क्षेत्र में हवा जाने से रोकना, यह पहला काम हुआ। छोटा सा बात याद रखिए, क्या करना है? आग लगे हुए क्षेत्र मतलब फायर एरिया में सरफेस से या माइन के किसी भाग से हवा जाने से रोकना, यह आपका पहला काम। किसमें? इन एनी वर्किंग माइन इन विच फायर इज नोन और बिलीव्ड टू एग्जिस्ट, एडेक्वेट स्टेप्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ एयर, हवा जाना, पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द माइन और फ्रॉम द सरफेस थ्रू एनी ब्रोकन ग्राउंड इनटू द फायर एरिया। एंड नंबर 2, नो वर्क शैल बी डन अदर देन द अबोव वर्क टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ एयर। इसके अलावा कोई काम माइन में नहीं किया जाएगा। ये 2 काम करना, मतलब यदि कोई भी आप काम नहीं करेंगे, नो अदर वर्क शैल बी डन इन अ माइन एक्सेप्ट द अबोव। एक्सेप्ट द अबोव मतलब हवा रोकने वाला काम को छोड़ करके, कहीं क्रैक्स हो गया है, सब्सिडेंस हो गया है, क्रैक्स हो गया है, उसको सीलिंग का काम करेंगे सरफेस पर। जहां पे हमने स्टॉपिंग में क्रैक्स हो गया है तो उसको सील करने का काम करेंगे। जिस पिलर में स्टॉपिंग को बनाया था वो पिलर में क्रैक्स हो गए तो उसको सील करने का काम करेंगे। आगे हम देखेंगे। नंबर 3, ये नंबर 3 पॉइंट को हम किसी न किसी मॉडल क्वेश्चन पेपर में लिए होंगे। हम बताए थे कि जितने भी आपके आइसोलेशन स्टॉपिंग्स है उनके पीछे का एटमॉस्फेरिक कंडीशन 30 दिन में एक बार असरटेन करना है, पता करना है। लेकिन यदि आपका स्टॉपिंग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है, मतलब एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग किसको बोलते हैं? ऐसा स्टॉपिंग जो एक्सप्लोजन के फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, तो आपको फिर 30 दिन में एक बार आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे से वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को असरटेन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल केस में, नॉर्मल आइसोलेशन स्टॉपिंग के केस में हर 30 दिन में कम से कम एक बार स्टॉपिंग के पीछे का वातावरण की जांच करना है। क्या बोला? एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिहाइंड
every isolation stopping shall be ascertained once at least in every 30 days. But in case of EPS मतलब explosion proof stopping, it is not required. नंबर 4 में बोलता है फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग्स. जिन लोगों ने मेरा आइसोलेशन वाला प्लेलिस्ट देखा होगा उनको ये रेगुलेशन समझ में जो होगा. फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग्स, क्या क्या फिटिंग्स बताए थे बेटा, याद है? बताए थे नंबरिंग करने का, नंबर दिया जाएगा, ठीक है. दूसरा क्या बताया था कि एडिक्वेट स्ट्रेंथ का रहेगा, आपका स्टॉपिंग जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ का रहेगा. थर्ड क्या बताया था, लीकेज प्रूफ रहेगा, और लीकेज प्रूफ करने के लिए हम सब रेगुलेशन 5 देखेंगे क्या करेंगे. और चौथा बताया था वाटर सील. यही ना बताए थे जी. यही बात को क्या लिखा है यहाँ पर, एवरी आइसोलेशन स्टॉपिंग सेल बी नंबर्ड, ऐसा लिखा है रेगुलेशन में. एवरी आइसोलेशन स्टॉपिंग सेल बी नंबर्ड, ऐसा लिख के रखिए. अब नंबरिंग लिख दीजिएगा, नंबरिंग, ठीक है. यहाँ पे एक लाइन लिख के रखिए, एवरी आइसोलेशन स्टॉपिंग सेल बी नंबर्ड एंड सेल बी ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ, और वो एडिक्वेट स्ट्रेंथ की होनी चाहिए स्टॉपिंग. एंड सेल बी सो मेंटेन एज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर और गैस, मतलब लीकेज प्रूफ बनाना है, ठीक है. और इसको लीकेज प्रूफ बनाने के लिए हम सब 5 में देखेंगे क्या करते हैं. वाटर सील, वेयर वाटर इज लाइकली टू accumulate behind the isolation stopping, there shall be provided a pipe to drain away the water without permitting any leakage of air or gas. जिन स्टॉपिंग के पीछे में पानी जमा होने की संभावना है तो वहां पर स्टॉपिंग में हम क्या करते हैं, एक पाइप, टेढ़ा पाइप दे देते हैं, उसको बोलते हैं वाटर सील, ठीक है. बाहर में एक कुंडी रहता है पानी का, उसमें ले जाके उसको डुबा देते हैं, और उस कुंडी में हमेशा पानी रहना चाहिए, ठीक है. तो ये क्या करेगा वाटर सील, वो स्टॉपिंग के पीछे पानी जमा होने की संभावना, तो पानी को तो बाहर करते रहेगा लेकिन गैस को या हवा को पास नहीं होने देगा. इसीलिए उसको कहां डुबा देते हैं हम, वाटर का एक छोटा सा संप बना देते हैं, वाटर का कुंडी बना देते हैं. ये हुआ फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग. सब रेगुलेशन 5 यही सब लिखा है बेटा, बहुत बड़ा चीज नहीं लिखा है. सब रेगुलेशन 5 क्या बोलता है, अभी हम बोले ना कि स्टॉपिंग सेल बी सो मेंटेन्ड एज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर और गैस थ्रू इट, ऐसा बताया यहाँ लीकेज प्रूफ में. तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ प्लास्टरिंग करना है. क्या करना है, प्लास्टरिंग करना है. क्या कर देना है, स्टॉपिंग को भी प्लास्टरिंग कर देना है. किसको किसको करना है, स्टॉपिंग्स को. स्टॉपिंग मतलब आइसोलेशन स्टॉपिंग को, आइसोलेशन स्टॉपिंग को प्लास्टर कर देना. प्लस किसको और करना है, जो पिलर्स कंटेनिंग द आइसोलेशन स्टॉपिंग, जिस पिलर में हमने आइसोलेशन स्टॉपिंग को बनाया है, इन दोनों को क्या कर देना है, फायर रेजिस्टेंट सीलेंट से या फायर रिटार्डेंट सीलेंट से क्या करना है, उसको प्लास्टर कर देना है. और वो कैसे, हाई प्रेशर से, विद एडेक्वेट हाई प्रेशर, विद प्रेशर गन आता, प्रेशर गन से मार देना. ऐसा काहे कर देना है, सो दैट ऑल क्रैक्स, क्रीविसेस, जॉइंट, स्लिप शैल बी फिल्ड. ठीक. नंबर 6 में आपको क्या बताया था, ये है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर. 6 में क्या है, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर. ये जो सब रेगुलेशन 4 और 5 में बताया, जो फिटिंग्स लगाना है, प्लास्टरिंग करना है, यदि ये वाला शर्त पूरा नहीं हुआ, सब रेगुलेशन 4 या 5 की शर्तें पूरी नहीं हुई, या रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ये मानता है कि जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए, तो वो माइंस में जनरल एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं तब तक के लिए जब तक कि नोटिस में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया जाता है. ठीक है. 7 में क्या बोलता है, 7 में है इंस्पेक्शन. 7 में क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग. ठीक है. इंस्पेक्शन में क्या है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है, मतलब ओवरमैन रैंक का एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है 7 दिन में एक बार आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच करेगा. क्या क्या जांच करेगा,
अरे भैया स्टॉपिंग को देखेगा फिजिकली, उसका मतलब असर्टेन द जनरल कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग, देखेगा ठीक ठाक है कि नहीं, प्लास्टर ठीक है कि नहीं, कहीं से फटा टूटा तो नहीं, ये क्या हो गया, असर्टेन द जनरल कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग। चेकिंग इट फॉर लीकेज ऑफ गैस और एयर, उस स्टॉपिंग से एयर या गैस तो लीकेज तो नहीं कर रहा है, यदि करेगा तो दिक्कत वाला बात है। थर्ड क्या चेक करेगा, स्टॉपिंग के बाहर में ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को मापेगा। और सबसे लास्ट वाले में क्या करेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट। अरे हल्ला मत करो, लेट जल्दी कर, फिर अभी नहीं हुआ है, यहाँ तक बना कहाँ। सब रिलेशन 8 में क्या करेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट। जो आदमी रेगुलेशन सब रिलेशन 7 के अनुसार इंस्पेक्शन किया आइसोलेशन स्टॉपिंग का, वो जिन जिन स्टॉपिंग पे का इंस्पेक्शन किया उन पे सिग्नेचर करेगा विद डेट, जो उसके लिए चेक बोर्ड रहता है, ठीक है। और इस संबंध में वो एक रिपोर्ट लिखेगा बॉन्ड पेज बुक में। और ये जो साइन वाला रिकॉर्ड है उसको 3 महीना तक एज इट इज रखने का नियम है, ठीक है। बस इतना ही है रेगुलेशन 142 में।